हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। हम आज 17 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हियर द फर्स्ट न्यूज इज चाइना प्रपोजेस विजिट्स इवेंट्स टू रिवाइव इंडिया टॉक्स। चाइना जो कि इंडिया का मेजर एडवर्सरी है, अब यहाँ पर चाइना ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ जो टॉक्स हैं वो रिवाइव हो सके, क्योंकि जो ब्रिक्स समिट है वो चाइना होस्ट करने वाला है और चाइना यहाँ पर चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समिट को अटेंड करें। So 2 years into the military standoff along the line of actual control in Ladakh, Beijing has reached out to New Delhi to revive bilateral dialogues and set the stage for the BRICS. अब ब्रिक्स, यहाँ पर ब्रिक्स में 5 कंट्रीज है: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं हम। इसके अलावा चाइना ने और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रपोज की हैं। पहली बात यहाँ पर चाइना ने प्रपोज किया है इंडिया चाइना सिविलाइजेशन डायलॉग, जो कि यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ में होगा, इंडिया और चाइना में। इसके अलावा इंडिया चाइना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन फोरम एंड एन इंडिया चाइना फिल्म फोरम। इसके अलावा जो चाइना है वो रिक को भी चेयर करेगा, तो चाइना विच ऑल्सो होल्ड्स द चेयर फॉर द रिक ट्राइलेटरल दिस ईयर कुड ऑल्सो होस्ट द लीडर समिट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक समिट। तो यहाँ पर चाइना जो है वो टॉक्स रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वाइल इंडिया हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड दैट द बॉर्डर सिचुएशन हैज़ एडवर्सली इंपैक्टेड बायलेटरल टाइज। तो बायलेटरल टाइज इंपैक्ट हुई हैं, ये जो बॉर्डर सिचुएशन है, जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही से यहाँ पर जो बायलेटरल टाइज है वो यहाँ पर इंपैक्ट हुई है। चाइना हैज़ इंसिस्टेड, अब चाइना का ये कहना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को आप अलग रखो और बाकी यहाँ पर जो ट्रेड है उसको आप अलग रखो। तो चाइना हैज़ इंसिस्टेड दैट द बॉर्डर डिस्प्यूट शुड बी हैंडल्ड अप्रोप्रिएटली एंड द लार्जर पिक्चर ऑफ बायलेटरल टाइज शुड बी कैप्ट इन माइंड। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी है। जयशंकर हैड डिस्क्राइब द 3 म्यूचुअल्स एज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। उसके बाद ही यही फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही यहाँ पर जो बायलेटरल टाइज है वो रिवाइव हो सकती हैं। तो 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो आई होप आपको फर्स्ट न्यूज़ क्लियर हो गई हो। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 4 ईयर यूजी डिग्री विद कॉमन कोर्सेज रिवाइज रूल्स फॉर पीएचडी। अब इंडिया में हायर एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में बेसिकली अगर आज इंडस्ट्री को देखा जाए तो इंडस्ट्री को यहाँ पर जो जॉब्स इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है वो उन लोगों को प्रोवाइड करती है जिनके पास यहाँ पर मल्टीपल कैपेसिटीज़ हैं, ना कि यहाँ पर इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर फील्ड में आप स्पेशलाइज चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री को चाहिए कि आपके पास मल्टीपल कैपेसिटीज़ हो। तो उसके लिए यहाँ पर अपने हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर यूजीसी की एक ड्राफ्ट पॉलिसी है। तो नाउ इंडस्ट्रीज लुक फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज विद मल्टीपल कैपेसिटीज रादर देन स्पेशलिस्ट इन वन पर्टिकुलर फील्ड। एज पर द proposed structure for 4 year UG courses, students will study a set of common and introductory courses in natural sciences। तो यहाँ पर 3 सेमेस्टर में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी मेजर है वो सेलेक्ट किया जा सकता है। हाउस पैनल फॉर रिमूविंग कास्ट बेस्ड पेमेंट मेथड। अब यहाँ पर पता चला है कि जो मनरेगा में वेजेस दिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कास्ट दिए जाते हैं। पहले यहाँ पर SC ST के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर कास्ट की बेसिस पे दिए जाते हैं वेजेस। तो इसको ही यहाँ पर हाईलाइट किया गया। तो आ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज़ आस्क्ड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू विड्रॉ द कास्ट बेस्ड वेज पेमेंट प्रोविजंस अंडर मनरेगा एंड रीस्टोर द सिंगल फंड ट्रांसफर ऑर्डर। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको डिमार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, या तो उनको यहाँ पर सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। तो कास्ट लाइंस में यहाँ पर बेनिफिशियरीज़ को वेजेस नहीं दिए जाने चाहिए, तो यही इस पैनल ने कहा है। तो रिपोर्ट स्टेट्स जो मनरेगा है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके लिए एक एक्ट है जो कि है मनरेगा एक्ट 2005 का। तो मनरेगा एक्ट में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पर जो वेजेस दिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द कास्ट दिए जाएंगे। तो सच एब्सर्डिटीज नोवेयर मेंशन इन द एक्ट एंड डाइग्रेसिंग फ्रॉम द बेसिक टेनेट्स ऑफ ट्रीटिंग ऑल द मनरेगा बेनिफिशियरीज एट पार कॉल फॉर स्टर्नेस्ट पॉसिबल क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर आप कास्ट की बेसिस पे वेजेस नहीं दे सकते हो। तो यही बात इसमें बताई गई है कि अगर कोई मनरेगा में बेनिफिशियरी, इसका मतलब ये है कि उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो मनरेगा में काम कर रहा है, तो दे आर पुअर, डेस्टिट्यूट एंड हैव नो अदर फॉल बैक ऑप्शन। तो ऐसे में आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। आगे हम चल रहे हैं ग्रीन डिजिटल टूरिज्म। तो अब टूरिज्म सेक्टर के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, जिसमें यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। अब इंडिया में टूरिज्म नहीं बढ़ पा रहा, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, तो पहला ये है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर जो परसेप्शन है कि यहाँ पर फॉरेनर्स को ये लगता है कि इंडिया में सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात, वीक एंगेजमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलिसी में हमें सिंक्रोनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। द मेनेंस ऑफ टाउट्स एंड लो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो प्रमोट नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, तो ग्रीन टूरिज्म, डिजिटल टूरिज्म, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, स्किलिंग द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड सपोर्टिंग टूरिज्म रिलेटेड MSMEs। आगे चलते हैं। श्रीलंकन मिनिस्टर इन दिल्ली इंडिया आइज जाफरा एयरपोर्ट हार्बर प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया श्रीलंका
के टाइस में यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। पहला ये, इंडिया जो है $1 बिलियन इमरजेंसी क्रेडिट देगा श्रीलंका को फॉर फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। इसके अलावा जो श्रीलंका है उससे बात की गई कि आपको फाइनलाइजेशन करना है 2 प्रपोजल्स का। पहला, जो प्लाली एयरपोर्ट है वो इंडिया और श्रीलंका मिलकर इसको डेवलप करें। दूसरी बात, एक हार्बर है जो कि है कनकेसनथुराई हार्बर। तो यहाँ पर आपको 2 ये पता होना चाहिए, प्लाली एयरपोर्ट और कनकेसनथुराई हार्बर, जो कि श्रीलंका में है, जो कि जाफना वाले एरिया में है, जो कि बेसिकली तमिल डोमिनेटेड एरिया है, जाफना एरिया। वहाँ पर ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाहता है इंडिया कि यहाँ पर जॉइंटली इनको डेवलप किया जाए। तो एक हार्बर और एक एयरपोर्ट हो गया। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड $1.4 बिलियन टू कोलंबो सिंस जनवरी। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका की। अब ये जो हम हेल्प कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम कोई श्रीलंका से फेवर नहीं ले रहे हैं। ये जो श्रीलंका ये खुद कर रहा है बेसिकली कि हमें वो जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे करने को देगा। इसके अलावा इंडिया क्या चाहता है, जो 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी जो 13th अमेंडमेंट है वो किसकी बात करता है, तो बेसिकली 13th अमेंडमेंट इस बारे में बात करता है कि जो वहाँ पर तमिल डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पर और ज़्यादा पॉलिटिकल डिवोल्यूशन हो पावर्स का। तो इट कॉल्स ऑन पॉलिटिकल डिवोल्यूशन टू द तमिल डोमिनेटेड नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक हार्बर बनाया जाएगा। दूसरी बात, जो फेरी सर्विसेज है उसको वापस से शुरू किया जाएगा। तो फेरी सर्विसेज है बिटवीन थलाई मन्नार इन नॉर्थ वेस्टर्न श्रीलंका एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। द 2 प्रोजेक्ट्स विल एड टू इंडियाज पोर्टफोलियो इन द तमिल डोमिनेटेड नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर जो जाफना का एरिया है वो तमिल डोमिनेटेड और वहाँ पर हमें 2 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। On March 11, इंडियन कंपनीज कंक्लूडेड 2 अदर मेजर एग्रीमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर 2 और मेजर एग्रीमेंट्स हुए। पहला ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और यहाँ पर जो श्रीलंका की सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है कि सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा एट सामपुर एट त्रिनकोमली। इसके अलावा ऑयल टैंक फार्म को भी इंडिया और श्रीलंका मिलकर डेवलप करेंगे त्रिनकोमली में। तो त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म का भी जॉइंट डेवलपमेंट इंडिया और श्रीलंका यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा और जैसे कि आधार सिस्टम है इंडिया में वैसा ही श्रीलंका में रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। तो द स्टेटमेंट रेफर टू डिजिटलाइजेशन विच लाइकली रिलेट्स टू अ रीसेंट पैक्ट टू रेप्लिकेट द आधार मॉडल इन श्रीलंका। आगे चलते हैं। द रैंक पेंशन केस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन का क्या इशू है। अब 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या है, तो OROP means that any 2 military personnel retiring at the same rank with the same years of service must get an equal pension। तो यहाँ पर 2 मिलिट्री पर्सनल जो कि सेम रैंक पे रिटायर होते हैं और दोनों ने ही सेम ईयर्स ऑफ सर्विसेज दिए हैं, दोनों ने ही 10 साल की सर्विसेज दी हैं और दोनों ही यहाँ पर सेम रैंक पे रिटायर होते हैं, तो उनको इक्वल पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये आपको लगेगा ये तो बट ऑब्वियस ऐसा ही होना चाहिए कि 2 लोग अगर सेम रैंक पर रिटायर कर रहे हैं, 2 लोगों ने अगर सेम सर्विसेज दी हैं तो उनको इक्वल ही पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। अभी क्यों नहीं हो पाता था ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वाइल दिस माइट अपीयर almost obvious, there are several reasons why 2 military personnel who may have retired at the same rank with the same years of services may get different pensions। जो मिलिट्री पर्सनल है उनको आप यहाँ पर 3 सर्विस कैटेगरीज में जो है उनको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहले ऑफिसर्स और बाकी जो अदर रैंक्स के होते हैं। तो द ऑफिसर्स एंड द अदर रैंक्स एज दे आर कॉल्ड। जो अदर रैंक्स के होते हैं विच आर सोल्जर्स, वो यूजुअली रिटायर हो जाते हैं 35 साल की उम्र में। अब जब वो यहाँ पर 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं वो यहाँ पर रिटायर होते हैं 60 ईयर्स में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पे कमीशंस का बेनिफिट होता है वो उनको मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो द अदर रैंक्स विच आर सोल्जर्स यूजुअली रिटायर एट एज 35 अनलाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु रिटायर क्लोज टू 60। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पे कमीशन का बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल को नहीं मिल पाता है क्योंकि वो यहाँ पर जल्दी रिटायर हो जाते हैं। एंड सिंस पेंशन्स आर बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, और पेंशन्स किस बात के ऊपर बेस्ड होती है कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी उसकी 50% आपको पेंशन मिल जाती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अगर 2 मिलिट्री पर्सनल हैं, दोनों ने सेम ईयर्स ऑफ सर्विस दी है और दोनों सेम रैंक पर रिटायर हुए हैं, लेकिन उनकी पेंशन डिफरेंट होगी, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 2015 में सरकार OROP नाम की एक स्कीम लेकर आई थी, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम, लेकिन उससे पहले भी काम किया गया था, लेकिन जो काम किया गया था उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब 1950 से 1973 में एक कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते थे स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन विच वॉज सिमिलर टू OROP। तो जो 2015 में आया 1 रैंक 1 पेंशन, वैसे ही कोई सिस्टम था स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन। अब स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन से एक प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम ये आई, व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड वाज दैट द बेनिफिट्स ऑफ द सक्सेसिव पे कमीशंस वर नॉट पास टू सर्विसमैन हु हैड रिटायर्ड अर्लियर। तो यहाँ पर इसको जब इंप्लीमेंट किया गया तब से इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन उससे पहले जो रिटायर हुए उनके लिए इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो पेंशंस डिफर्ड फॉर दोज हु हैड रिटायर्ड एट द सेम रैंक, लेकिन यहाँ पर वो पहले रिटायर हो गए तो उनको इस बात का बेनिफिट नहीं मिला। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले। फिर 2015 में OROP लेकर आया गया। अब OROP के लिए यहाँ पर कमेटी बनी। तो पहली जो कमेटी बनी वो बनी ब्रिग KP
सिंह देओ कमेटी 1983 में, जिसने रिकमेंड किया कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन की तरह ही हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन का आइडिया प्रपोज किया गया। अब देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई सोल्जर्स हैव टू रिटायर अर्ली। अब सोल्जर्स को क्यों जल्दी रिटायर होना पड़ता है? क्योंकि हमें यंग मिलिट्री चाहिए, जिसकी वजह से सोल्जर्स को जल्दी रिटायर होना पड़ता है। अब जो सोल्जर्स है वो जल्दी रिटायर हो जाएंगे और उनको यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक पेंशन देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिफेंस का बजट है वो इसमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो डिफेंस बजट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसा बचेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पेंशन में ही चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस, तो यहाँ पर फाइनेंस का ही क्वेश्चन है कि ये जो OROP है उसकी वजह से फाइनेंशियली अनस्टेबल अनसस्टेनेबल चीज़ हो जाएगी ये, बिकॉज सोल्जर्स रिटायर अर्ली एंड रिमेन एलिजिबल फॉर पेंशन फॉर मच लॉन्गर देन अदर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर बाकी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे अगर वो 60 में रिटायर होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनको 30 साल तक पेंशन दी जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पर 35 में रिटायर हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक पेंशन देनी पड़ेगी, जो कि फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है, और जिसकी वजह से जो डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम बचेगा और यहाँ पर जो भी ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर पेंशन बजट में ही चला जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। डिफेंस मिनिस्ट्रीज पेंशन टू बजट जो रेशियो वो हाईएस्ट है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज। अब चैलेंज टू OROP। अब OROP के लिए चैलेंज क्या है? अब चैलेंज ये था कि यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन भले ये फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल था जैसा कि यहाँ पर बताया गया, उसके बाद भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब प्रॉब्लम तब आई जब यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली गई। अब उस गाइडलाइंस में ये था कि जब यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा तो रिवाइज पीरियोडिक इंटरवल्स पे किया जाएगा, ना कि ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। तो एंड इंस्टेड ऑफ एन ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द रेट्स ऑफ पेंशन अंडर विच एनी फ्यूचर रेजिंग ऑफ पेंशन रेट्स वुड बी पास्ड ऑन टू पास्ट पेंशनर्स, द रिवीजन वुड नाउ टेक प्लेस एट पीरियोडिक इंटरवल्स। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन था कि पीरियोडिक इंटरवल्स पे रिवाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन ना होकर वन रैंक डिफरेंट पेंशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीरियोडिक इंटरवल्स पे रिवाइज किया जाएगा। तो इसी इशू को कोर्ट में लेकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने बोला कि इसका कोई बेसिस नहीं, जिसकी वजह से इस इशू को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो पैनल डिफाइंड OROP। तो यहाँ पर कोश्यारी कमेटी बनी थी, कोश्यारी कमेटी ने OROP को डिफाइन किया था। तो OROP को ऐसे डिफाइन किया गया था एज अ यूनिफॉर्म पेंशन टू बी पेड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन जब यहाँ पर गाइडलाइंस आई तो यहाँ पर ये बोल दिया गया कि पीरियोडिक इंटरवल्स के बेसिस पर रिविजन होगा, जिसकी वजह से कई बार हमें डिफरेंट पेंशन देखने को मिल रही है उन पर्सनल में भी जो कि यहाँ पर सेम टाइम पर रिटायर हुए और उन्होंने सेम टाइम ऑफ सर्विस दी और वो सेम रैंक पर थे। द कोर्ट सेट द OROP पॉलिसी में ओनली भी चैलेंज। तो यहाँ पर OROP पॉलिसी को तभी चैलेंज कर सकते हैं अगर ये यहाँ पर आर्बिट्ररी है या कैप्रिशियस है। इस बेसिस पे यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकते कि इसमें जो रिवीजन हो रहा है वो यहाँ पर पीरियोडिक इंटरवल्स पे हो रहा है, ना कि ऑटोमेटिक रिवीजन हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है अंगाड़ियाज। अब अंगाड़ियाज कौन होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो अंगाड़ियाज प्रोवाइड कोरियर सर्विस फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ गुड्स मोस्टली अनपॉलिश्ड डायमंड्स। तो ये कोरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये लोग कैश को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कैश आउटसाइड द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम एंड अवे फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन इनका ये कहना है कि GST रजिस्ट्रेशन करते हैं ये लोग, तो GST रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसके चलते ये सिस्टम इलीगल नहीं है। तो जैसे हवाला होता है वो इलीगल होता है, ये इलीगल नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल सिस्टम है। तो सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ट्रस्ट विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट। अब लीगैलिटी द अंगाड़िया सिस्टम इज लीगल, मैनी हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज कोरियर कंपनीज, और इनको यहाँ पर GST भी पे करते हैं, जो भी क्लेम करना होता है ये सब कुछ क्लेम करते हैं। तो ये लीगल सर्विसेज है। आपको ये पता होना चाहिए कि अंगाड़ियाज कौन होते हैं। तो कोरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैश को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। UP एंड डाउन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बर्डन ऑफ चेंज ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन द लाइट ये हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर एक इशू ये आया कि कोर्ट ने बहुत बार डिसीजंस में ये बात बोल दी कि सील्ड कवर में जो यहाँ पर कोर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो कोर्ट का ये कहना हमें सील्ड कवर में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो, जो भी आपके यहाँ पर तर्क वितर्क हैं आप यहाँ पर ओपन कोर्ट में दो। तो ऑन ट्यूसडे 2 सेपरेट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिड द राइट थिंग बाय रेड फ्लैगिंग द डिस्टर्बिंग प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप सीक्रेसी के नाम पे सारी इन्फॉर्मेशन को अगर सील्ड कवर में दोगे तो यहाँ पर आप अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे। तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सील्ड कवर का ये जो फिनोमेना इसे बंद किया जाए। तो इन अ डेमोक्रेसी ओनली ए स्मॉल सेट ऑफ एक्ट्स बाय पब्लिक एजेंसी मस्ट रिमेन इन द रियल्म ऑफ सीक्रेसी। तो यहाँ पर बहुत कम चीज़ें जो कि आप सीक्रेसी के दायरे में रख सकते हो, आप सब कुछ यहाँ पर सीक्रेसी के दायरे में नहीं रख सकते हो। फॉर एग्जांपल रफाल स्कैम का डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, आपने उसको भी सील्ड कवर में दिया। भीमा कोरेगांव का केस था, उसमें भी जो भी आपको अपने पॉइंट्स रखने थे आपने उसको भी सील्ड कवर में दिया। तो हर बार आप सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए कि जस्टिस कैसे इंश्योर हुई है। तो इन अ डेमोक्रेसी ओनली अ स्मॉल सेट ऑफ एक्ट्स बाय पब्लिक एजेंसी मस्ट रिमेन इन द रियल्म ऑफ सीक्रेसी। डेलिकेट इंटरनेशनल नेगोशिएशंस और दोज दैट रिलेट टू
एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, डिटेल्स अबाउट सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और चाइल्ड अब्यूज़। तो यहाँ पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या चाइल्ड अब्यूज़ का केस है तो ऐसे में आप सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन नॉर्मल डे टू डे केसेस में आप यहाँ पर सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर एक मीडिया वन चैनल था, उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो उसके बारे में ही जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो उसको सील्ड कवर में प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर कोर्ट ने लेने से मना कर दिया था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये डिमांड करते हैं कि जो भी पार्टीज है लिटिगेशन में, उनको सारे जो भी एविडेंस है उनको स्क्रूटनाइज करने का मौका मिलना चाहिए। जो सिटीजन्स उनको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट अपने इस वर्डिक्ट पर कैसे पहुंची है, और कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है सिटीजन्स उसको स्क्रूटनी कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर सारे एविडेंस मौजूद होना ज़रूरी है। तो जस्टिस सिर्फ हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्टिस हो रही है ये होते हुए दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं द टोल ऑन विमेन। अब यहाँ पर टीबी केसेस की वजह से विमेन ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। अब यहाँ पर उसके कुछ केसेस बताए गए। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन लोग हैं जो कि टीबी की वजह से 2020 में जिनकी मृत्यु हुई थी। इन इंडिया जो टीबी केस फेटेलिटी है वो 17% 2019 में थी, लेकिन यहाँ पर 20% होगी 2020 में, क्योंकि यहाँ पर जो भी फोकस था वो यहाँ पर मूव हो गया टुवर्ड्स कोरोना, जिसकी वजह से यहाँ पर टीबी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया। जो टीबी है वो 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग विमेन इन द कंट्री। जो विमेन पेशेंट्स है वो ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करती हैं क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक प्राइस, अब सोशियो इकोनॉमिक प्राइस यहाँ पर जो विमेन है उसको यहाँ पर सोशल ऑस्ट्रालाइजेशन फेस करना पड़ता है, फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती है, किसी को टीबी हो जाता है तो उसके मैरिटल प्रॉस्पेक्ट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सारी वजह से जो विमेन उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है अगर वो यहाँ पर टीबी से ग्रसित हैं। अब क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? तो जो विमेन पेशेंट्स की फैमिली है उनको यहाँ पर काउंसिल देने की ज़रूरत है और उनको समझाने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर पेशेंट को सपोर्ट करना है। इसके अलावा जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बिल्ड करना है। 3 इंश्योर दैट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ विमेन आर बीइंग मेट। तो यहाँ पर जो विमेन की न्यूट्रिशनल नीड्स है वो यहाँ पर पूरी हो सके, क्योंकि बहुत जगह हमें पेट्रियार्कल नोशंस देखने को मिलते हैं जिसमें जो विमेन होती है वो लास्ट वन होती है टू ईट। पहले सब लोग घर में खाना खा लेते हैं, उसके बाद विमेन ईट, तो जिसकी वजह से यहाँ पर विमेन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से टीबी के केसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन एक सीरियस रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से टीबी हो सकता है। तो अंडर न्यूट्रिशन इज अ सीरियस रिस्क फैक्टर फॉर टीबी एंड रिसर्च इंडिकेट सच रिस्क आर हायर फॉर विमेन। इसके लिए गवर्नमेंट की एक निक्षय पोषण योजना है। तो इट इज कमेंडेबल दैट द गवर्नमेंट थ्रू निक्षय पोषण योजना हैज़ इफेक्टिवली प्रोवाइडेड अ मंथली बेनिफिट ऑफ ₹500। तो यहाँ पर जो सरकार है वो 500 रुपये महीना देती है ताकि न्यूट्रिशियस डाइट मिल सके टीबी पेशेंट्स को। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। टाइम फॉर क्रिएटिव डिप्लोमेसी नहीं डिस्कस करेंगे, हाउ जैम कट द कास्ट फूड हम डिस्कस करेंगे। अब जो जैम है आपको पता होगा जैम क्या है, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। तो यहाँ पर जनधन आधार मोबाइल, तो जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर आधार से लिंक कर दिया गया और यहाँ पर इसको फ़ोन नंबर से लिंक कर दिया गया। अब पहले क्या होता था कि किसी भी सरकार के आपको बेनिफिट लेना है किसी भी स्कीम का, तो आप कोशिश करते थे कि आपके कास्ट का कोई यहाँ पर बैठा हो जिससे आप बात करके बेनिफिट ले सको। लेकिन अब यहाँ पर बेनिफिट को डिजिटाइज कर दिया गया है कि आपका जो अकाउंट है उसमें डायरेक्टली बेनिफिट आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिडिल मैन है वो खत्म हो गए हैं। तो जो आपका काम कराते थे, आप सोचते थे कि जो सरकार में हो वो आपकी कास्ट का हो ताकि आपके काम जल्दी हो जाए, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो वेन कर रही है। तो कास्ट पॉलिटिक्स जो वेन कर रही है उसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पर सर्विसेज का डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो फेडिंग ऑफ कास्ट बेस्ड कंसिडरेशन इन वोटिंग डिसीजन हैज़ बिन डिस्कस थ्रू अ नैरो प्रिज्म। कास्ट बेस्ड पार्टीज थ्राइव्ड इन एन एज जब इंटरमीडिएशन की ज़रूरत पड़ती थी। कोई सरकार की स्कीम है उसका बेनिफिट लेना तो उसके लिए किसी इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उस इंटरमीडियरी की ज़रूरत खत्म हो गई है। तो बियॉन्ड द पुल ऑफ बिरादरी कास्ट पॉलिटिक्स वॉज अबाउट रीचिंग आउट टू वंस कास्ट नेटवर्क टू गेट वर्क डन। तो यहाँ पर ज़रूरत होती थी कि अपना कास्ट नेटवर्क को तभी हमारा काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर हमारे जान पहचान का यहाँ पर प्रधान हो तभी वो हमारे घर का नाम यहाँ पर बोलेगा कि आपके घर को ये आवास योजना मिले। तो ऐसा देखने को मिला था, लेकिन अभी कास्ट पॉलिटिक्स वेन हो रही है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है। तो द राइज ऑफ द डिजिटल डिलीवरी फ्लाई व्हील हैज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड दिस इक्वेशन। एन एरो ऑफ बेनिफिट्स इज नाउ डिलीवर्ड वाया द जैम ट्रिनिटी। दिस मैकेनिज्म डज अवे विद द रिलायंस ऑन कास्ट लीडर्स एज ब्रोकर फॉर बेनिफिट्स। तो यहाँ पर जो कास्ट लीडर्स थे वो एक ब्रोकर बन चुके थे एक तरीके से, और वही इंश्योर करते थे कि बेनिफिट मिले। इसीलिए लोग कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन अब ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है वेन हो रही है, दैट इज़ अ गुड साइन। द नोशन ऑफ डी डॉलराइजेशन ये हम डिस्कस करेंगे। अब डी डॉलराइजेशन का नोशन क्या है? अगर हम देखें तो इंटरनेशनली जो ट्रेड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर डॉलर्स में होती है। अगर डॉलर्स में ट्रेड होती है इसकी वजह से जो अमेरिका के सैंक्शंस है वो इतने पावरफुल होते हैं, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि जो ट्रेड होती है वो यहाँ पर डॉलर में होता है। अब डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया और चाइना है, तो सऊदी अरेबिया और चाइना का ये कहना है, जो सऊदी अरेबिया है वो चाइना के साथ डील करेगा और यहाँ पर जो ऑयल चाइना को देगा वो युआन में देगा, युआन लेगा, और यहाँ पर जो ऑयल देगा चाइना को वो यहाँ पर युआन में पे कर सकता है चाइना। इसके अलावा इंडिया और रशिया भी कोशिश करें कि रशिया रूबल में यहाँ पर ट्रेड हो सके। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन हो रहा है। अब डी डॉलराइजेशन की ज़रूरत क्यों है?
तो द डी डॉलराइजेशन बाई सेवरल कंट्री सेंट्रल बैंक्स इज इमिनेंट, ड्रिवन बाई डिजायर टू इंसुलेट देम फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क से इंसुलेट करने की। फॉर एग्जांपल रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो अब हम रशिया के साथ तो ट्रेड ही नहीं कर सकते, तो ऐसे में ट्रेड करने के लिए हमें कोई ऑल्टरनेटिव रूट तो निकालना पड़ेगा। तो वो ऑल्टरनेटिव रूट क्या हो सकता है कि हम डॉलर में ट्रेड ना करके रुपये रूबल में यहाँ पर ट्रेड करें। और ये जो यूएस है वो इस बात का फ़ायदा उठाता है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल करेंसी वो यहाँ पर डॉलर है, ताकि यहाँ पर जो यूएस है वो यहाँ पर कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। अब यहाँ पर रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर रशिया चाइना अपना पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर स्विफ्ट को बाईपास कर दिया जाएगा। और जो रशियन SPFS है, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, और यहाँ पर चाइनीज़ का CIPS है, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, इसके थ्रू यहाँ पर स्विफ्ट को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पर चाइना और रशिया के बीच में पेमेंट्स हो सकें। Other smaller powers are also joining the ranks. India has also had to work out alternative arrangements, including a barter arrangement. For example, ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगा दिए गए थे, तो इंडिया को जब ईरान से ट्रेड करना था तो डॉलर में तो ट्रेड हो नहीं सकती थी, तो वहाँ पर क्या करता था ईरान हमें ऑयल दे देता था, और बार्टर सिस्टम में हम यहाँ पर ईरान को वीट प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता था। लेकिन रशिया से हम बहुत ज़्यादा वेपन्स लेते हैं, तो ऐसे में बार्टर सिस्टम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑल्टरनेटिव रूट निकालने की ज़रूरत है। तो रशिया हैड स्टार्टेड इट्स 3 pronged एफर्ट्स। रशिया ने 2014 में जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तभी यहाँ पर रशिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जाने लग गया था। पहली बात, रशिया ने अपने फॉरेक्स में जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है उसको कम किया। इसके अलावा रशिया ने बाकी नेशनल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू किया। इसके अलावा जो रशिया का एक्सपोर्ट है ब्रिक्स में, वो क्रैश हो गया US डॉलर से, तो US डॉलर अब रशिया ये यूज़ नहीं करता था। रशिया यहाँ पर कंट्रीज़ के नेशनल करेंसी में ही पेमेंट लेना रशिया ने शुरू कर दिया था। 2021 में जो चाइना है, चाइना ने ग्लोबल सॉवरन डिजिटल करेंसी की बात की। इसके अलावा जो चाइना है, चाइना का युआन भी अब SDR में इंक्लूड होता है, तो IMF हैज़ ऑलरेडी एडेड युआन टू इट्स SDR। तो SDR की जो बास्केट्स है उसमें अब चाइना का युआन भी इंक्लूड हो गया है 2016 में। 2017 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने एक्सचेंज किया था 500 मिलियन यूरो वर्थ ऑफ इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स इनटू युआन डिनोमिनेटेड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो युआन है, चाइना ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता है कि युआन भी एक स्टेबल करेंसी और युआन में भी कंट्रीज ट्रेड कर सकते हैं। अब 1972 में पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आया था। पेट्रो डॉलर के कॉन्सेप्ट में बेसिकली USA ने सऊदी अरेबिया से ये कहा था कि आप जो ट्रेड करते हो आप डॉलर में ट्रेड किया करो, आप जो भी कंट्रीज़ को ऑयल दे रहे हो आप डॉलर में दिया करो, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। इसके बदले में हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं, तो अगर हम ट्रेजरी बिल्स इशू करेंगे तो आप उन ट्रेजरी बिल्स को ले लेना और हम आपको हर साल लगभग 2-3% इंटरेस्ट रेट देते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको मिलिट्री प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया को जब येमन में हाउदी रेबल से डील करने के लिए मिलिट्री की ज़रूरत है, तो यहाँ पर अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया भी कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स देख रहा है, जैसे कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर चाइना के साथ युआन में ट्रेड करने के लिए राजी हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया डी डॉलराइजेशन क्या है। लेकिन डी डॉलराइजेशन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल करेंसी डॉलर ही है, और यहाँ पर 70% जो ट्रेड है वो यहाँ पर डॉलर से ही होता है। वर्ल्ड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर US फेडरल का ये डिसीजन है कि हम रेट्स को हाई करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो बेसिकली अब इसमें यही बताया गया कि इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होने वाली है RBI की, क्या RBI भी यहाँ पर रेपो रेट को हाई करेगा और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। OMC सेट टू बाय डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया। अब जो रशिया है वो इंडिया को ऑफर कर रहा है कि हम 25% डिस्काउंट पे आपको ऑयल देंगे। अब इंडिया यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो स्टेट ओन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर सेट टू ब्रोकर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एट अ डिस्काउंट। अब यहाँ पर US से ये बात पूछी गई, उनके मीडिया ने ये बात उनसे पूछी कि इसकी वजह से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे क्या, इंडिया जो आपने सैंक्शंस लगाए US ने, क्या इंडिया इसको वॉलेट कर रहा है। तो इन्होंने बोला इंडिया सैंक्शंस तो वॉलेट नहीं कर रहा, ना ही हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन इंडिया को ये बात समझनी चाहिए कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इंडिया को किस साइड रखा जाएगा, ठीक है। और ये हमें बता रहा है US, जिसने खुद ऐसे काम किए हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।